हेलो बच्चों, कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें। आज मैं 12 की हिंदी कहानी पंचलाइट बताने जा रहा हूं। कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पंचलाइट कहानी को ध्यान से सुने। पंचलाइट पंचलाइट कहानी श्री फाड़ेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश का भी अत्यंत सुंदरतम उल्लेख किया है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार से है, कृपया ध्यान देंगे। सारांश रामनवमी के मेले में महतो टोली के सदस्यों ने एक पंचलाइट, जिसे इंग्लिश में पेट्रोमैक्स कहते हैं, खरीदा। पेट्रोमैक्स इंग्लिश का शब्द है। इसे गांव के लोग पंचलाइट के स्थान पर पंचलैट कहते हैं। पंचलैट देशज हो जाता है और 10 रुपए पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपए बचे थे। पूजा आज की सामग्री 10 रुपए में खरीदी गई। खरीदने के बाद वहां उस गांव में कीर्तन के लोग और गांव के सदस्य का इकट्ठा हुए। कीर्तन मंडली भी इकट्ठा हुई और एकत्र होकर के उस पंचलाइट को देखना चाह रहे थे। पहली बार पंचलाइट आ रही थी गांव में, देखने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। खरीदते समय पंचलाइट का यह ध्यान नहीं किया गया कि कौन पंचलाइट को जलाएगा। जलाने के लिए कोई सदस्य का ध्यान नहीं हुआ। पंचलाइट जब खरीद के आई, गांव के सदस्यों में बड़ा उल्लास था, उमंग था, तरंग थी। सभी लोग उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। अब प्रश्न यह उठता है कि पंचलाइट कौन जलाएगा। पंचलाइट जलाने के लिए किसी का दिमाग उस तरफ खरीदते समय नहीं गया था। लेकिन महतो टोली के सदस्यों ने यह संकल्प लिया, चाहे पंचलाइट जले अथवा या न जले, किसी अन्य टोली के सदस्यों की सहायता से इस पंचलाइट को नहीं जलाया जाएगा। ये मेरे मान सम्मान के खिलाफ है। इस तरह से महतो टोली के सदस्यों ने संकल्प लिया। अंत में वहीं पर यह निर्णय भी लिया गया कि पंचलाइट एक ऐसी लाइट है जिससे चमत्कार हो जाता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। उस दिन उस गांव में ढिबरी तक भी नहीं जली। लोग उसी पंचलाइट के उजाले की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंचलाइट जले तब अपना कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन वहीं पास में राजपूत टोली के सदस्यों ने महतो टोली के सदस्यों का उपहास कर रहे थे। कहते थे कि तुम लोग जो है इस पंचलाइट के सामने 5 बार कान पकड़ करके उठो बैठो तो पंचलाइट जलने लगेगी। तो इस तरह से महतो टोली के सदस्यों का उपहास राजपूत टोली के सदस्यों ने किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी हुई थी। वह यह जानती थी
वह यह जानती थी कि गोधन इस पंचलाइट को जला सकता है, पंचलाइट को जला सकता है, किंतु उसका समाज से बहिष्कार हो चुका है, हुक्का पानी तक बंद हो चुका है, क्योंकि मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और गोधन मुनरी को देख करके सलीमा का सलम सलम गीत गाता था। इस तरह से उस समाज के लोग गोधन का बहिष्कार कर दिए थे। इस बात को मुनरी ने जा करके अपनी सहेली कनेली से बताई कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है और उजाला हो सकता है, आशा की किरण आ सकती है। इस तरह से गोधन को यदि यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, जो समाज से उसका बहिष्कार हो चुका है, आ करके वह जो है पंचलाइट को जला सकता है। उसके पास इतना ज्ञान है, बहुत होशियार है। तो जाकर के कनेली ने इस बात की सूचना महतो टोली के सदस्यों से अर्थात सरदार से जाकर के कहा कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है, पंचलाइट जला सकता है। तो लेकिन महतो टोली के पंचों ने यह कहा कि गोधन का हुक्का पानी तक तो बंद कर दिया गया है और जो है वह जो है समाज से उसको बहिष्कार कर दिया गया है, उसे समाज से बहिष्कार कर दिया गया है, कैसे उसको बुलाया जाएगा। तो बड़े सभी लोग चिंता में पड़े। अंत में यह निर्णय लिया गया कि इज्जत का सवाल है, गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए यहां पर आमंत्रित किया जाए। अंत में गोधन को सरदार ने बुलाने के लिए छड़ीदार को अर्थात मुखिया को वहां उसके घर बुलाने के लिए भेजते हैं। लेकिन छड़ीदार गोधन के घर में जाता है, गोधन को चलने के लिए कहता है, लेकिन गोधन वहां पंचलाइट जलाने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि हमारा समाज से बहिष्कार हो चुका है, मैं यदि पंचलाइट जलाने में असमर्थ हो गया, कोई उसका कल पुर्जा खराब हो गया, उसका कौन जिम्मेदार होगा, हम वहां नहीं चल सकते हैं। अंत में निराश होकर के छड़ीदार अपने उस महतो टोली में आता है और यह सूचना सरदार को देता है कि गोधन पंचलाइट जलाने से मना कर दिया है। अंत में फिर यह निर्णय लिया जाता है कि गुलरी काकी को यह कार्य दिया जाए। इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर सकती है। गुलरी काकी को गोधन को बुलाने के लिए सरदार कहता है। गुलरी काकी गोधन के घर उस झोपड़ी में जाती है जहां गोधन निवास करता है, पहुंचती है। बहुत अन्य विनय करने के उपरांत, निवेदन करने के बाद गोधन को तैयार कर लेती है गुलरी काकी और फिर जो है वहां गोधन महतो टोली में पहुंचता है। पहुंचने के बाद गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए दिया जाता है। पंचलाइट जलाने के लिए तभी वह पूछता है कि स्पिरिट कहाँ है। तो फिर उसके बाद सभी महतो की टोली के सदस्यों के चेहरे पर उदासी छा जाती है। स्पिरिट बाजार से नहीं आई थी, या तो अगर स्पिरिट मिल भी नहीं सकती है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, अब तो और इज्जत का सवाल है। फिर स्पिरिट के लिए गोधन जब कहता है स्पिरिट नहीं मिलती है, वह
फिर जो है नारियल के तेल को कहता है ले आने के लिए। नारियल तेल लाया जाता है बड़ी होशियारी के साथ, पंचलाइट में पंप करता है और फूंकता है, जिससे पंचलाइट धीरे धीरे जल जाती है। जलने के बाद सभी के चेहरे पर प्रसन्नता की किरण चमक उठती है, सभी के मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसी वक्त सभी के मन में जो गोधन के प्रति मैल थी, वह मैल जो है खत्म हो जाती है और सभी के दिलों में निवास करने लगता है गोधन। तो सरदार गोधन को अपने पास बुलाता है, बड़े प्यार से कहता है बेटा मेरे पास आओ। और वह कहता है कि बेटा तुमने मेरे समाज की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ हुआ और तुम सलीमा का गीत खूब गाओ, ऐसा कहता है। और फिर जो है गुलरी काकी की बेटी जो गोधन से प्रेम करती है, मुनरी, बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन की तरफ देखती है और गोधन के नेत्र उस मुनरी से, उसकी प्रेमिका से मिल जाता है, जिससे मुनरी का नेत्र बड़ी लज्जा के साथ नीचे की तरफ झुक जाता है, पलकें झुक जाती हैं। फिर लास्ट अंत में यह होता है कि गुलरी काकी अपने घर पर गोधन को रात का खाने के लिए निमंत्रण करती है। गोधन गुलरी काकी के घर पर रात के समय जो है भोजन करने के लिए जाता है। इसी पर कहानी का सारांश समाप्त हो जाता है। इस कहानी का एक यह उद्देश्य है, परिसोनाथ रेणु ने क्या कहा है, ग्रामीण जाति के आधार पर विभिन्न टोली में विभक्त रहते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष की भावना उनके अंदर विराजमान रहती है। इसका बड़ा सजीव और यथार्थ रेणु जी ने उल्लेख किया है और यह भी ग्रामीण सुधार के लिए प्रेरणा दी है कि आपस में भाईचारा का संबंध रखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। कहानीकार ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि कहानीकार ने यह सिद्ध कर दिया कि आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यह कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी के लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हैं और इसके प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं
मुनरी गोधन गुलरी काकी कनेली कनेली स्त्री पात्र है। स्त्री पुरुष पात्र पुरुष पात्र स्त्री पात्र लास्ट में फिर स्त्री पात्र स्त्री पात्र इन पात्रों पर ध्यान रखेंगे। इस तरह से इस कहानी का सारांश है। मुनरी स्त्री पात्र है, गोधन पुरुष पात्र है, गुलरी काकी स्त्री पात्र है, कनेली स्त्री पात्र है। ये प्रमुख पात्र हैं और अन्य पात्र भी हैं। उन पात्रों को विशेष इसमें योगदान नहीं है, उनका विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। पेट्रोराज रेणु जी ने इसे प्रमुख पात्रों में दर्शाया है। और जो है और इसमें अन्य पात्र भी हैं, जैसे सरदार हैं, महतो टोली के सदस्य हैं, राजपूत टोली के सदस्य हैं। ये सब सदस्य आते हैं, किंतु सभी पात्रों का विशेष उसमें भूमिका नहीं है। इन जैसे मुनरी एक जो है स्त्री पात्र है। ये मुनरी गुलरी काकी की बेटी है जो गोधन से प्रेम करती है, बहुत लज्जाशील है। इसके प्रत्येक नारी के गुण विराजमान है। और गोधन भी एक बड़ा होशियार बालक है। बड़ी चालाकी से वह जो है स्त्री की अनुपस्थिति में पेट्रोमैक्स अर्थात पंचलाइट को जला देता है गरी या नारियल के तेल की सहायता से। और गुलरी काकी जो है मुनरी की मां है, बहुत ही धर्मनिष्ठ है और जो है बहुत सहिष्णु है, सहानुभूति है प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति। कनेली जो है मुनरी की सहेली है। मुनरी की सहेली है। मुनरी की सहेली है। मुनरी की सहेली मुनरी की सहेली है। तो एक बार पुनः हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहेंगे। इस पंचलाइट कहानी का सारांश इस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न पहले होगा, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये क्वेश्चन प्रथम होता है। यदि इसके बाद अथवा
इस कहानी का सारांश इस तरह से पूछा जाता है, पंचलाइन कहानी का कथानक लिखिए। कथानक माने सारांश भी होता है। पंचलाइन कहानी की समीक्षा कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक ही बात होती है कि सारांश है। कहानी तत्वों के आधार पर तुमको पूछा जाए इस कहानी का सारांश लिखिए, तो कहानी के तत्व क्या क्या है। अभी आप कहानी के तत्व हम 11 क्लास में पढ़ाए थे, एक बार आज पुनः बता देते हैं। कहानी के तत्व छह हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला तत्व ये है कहानी के तत्व। कहानी के तत्व। कहानी के तत्व पहला जो होता है कथानक। कथानक दूसरा कथोप कथन। कथोप कथोप कथन। कथोप कथन। तीसरा पॉइंट है पात्र एवं चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण। चौथा पॉइंट है पात्र एवं चरित्र चित्रण। चौथा पॉइंट है देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण। पांचवा पॉइंट है भाषा शैली। भाषा शैली। और अंतिम पॉइंट है उद्देश्य। 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 क्वेश्चन यदि इस तरह से पूछ लिया जाए कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइन कहानी का सारांश लिखिए, यही हेडिंग डाल करके कथानक, उसके बाद कथोपकथन, फिर जो है पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा पॉइंट है देश काल एवं वातावरण, पांचवा पॉइंट है भाषा शैली, छठवां पॉइंट है उद्देश्य। इन 6 पॉइंट के आधार पर इस कहानी का सारांश लिखेंगे। यदि कह दिया जाए कि पंचलाइन कहानी का कथानक लिखिए, कथानक वही सारांश, वही सारांश लिख देते हैं। फिर जो है यदि इसमें क्वेश्चन किया जाए कि पंचलाइन कहानी का मुख्य पात्र कौन है, उसकी चरित्र की विशेषताएं बताइए। इस पंचलाइन का मुख्य पात्र गोधन है। गोधन के चरित्र चित्रण लिखने हैं आपको, तो उसमें लिख देंगे होशियार बालक है, स्वाभिमानी युवक है, हेडिंग बना करके, छोटी छोटी हेडिंग बना करके, और वह एक अत्यंत निर्धन बालक है। इस तरह से हेडिंग बना करके उसे चरित्र की विशेषताएं लिख देंगे। उसी तरह से
और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जाति के लोग जाति के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त रहते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे हुए रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। इसका रेणु जी ने सजीव एवं यथार्थ चित्रण किया है और जो है ग्रामीणों को सुधारने के लिए प्रेरणा भी दी है कि आपस में भाईचारा का संबंध रखना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि महतो टोली के लोग और राजपूत टोली के लोग से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। राजपूत टोली के लोग महतो टोली के सदस्यों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। इस ईर्ष्या द्वेष को दूर करने के लिए महान कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने प्रयास किया है। महान कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस भेदभाव को, एक जो महामारी है, इसको दूर करने का प्रयास किया है इस कहानी में। और उन्होंने यह भी सिद्ध किया है आवश्यकता संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है। इतना ही आप लोग बोर्ड की परीक्षा में लिख सकते हैं। इस कहानी में कोई समस्या हो तो आप सभी छात्रों से, 12वीं क्लास के सभी छात्रों से मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं, इस कहानी का अंतिम उद्देश्य यह है कि हमें आपस में भाईचारा का संबंध रखना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। समाज में रहना है तो भाई भाई का चारा बनाना है, भाईचारे के संबंध से हमें समाज में बिताना है। किसी से कुछ भी जो है अनावश्यक ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष वैसे करना ही नहीं चाहिए, ईर्ष्या द्वेष की भावना से नहीं रहना चाहिए। बस हमें एक अंतिम बात कहना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आपस में भाईचारा का संबंध रखना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष की भावना से नहीं रहना चाहिए। कोई जो तुमसे ईर्ष्या द्वेष कर रहा है उससे प्रेम कीजिए। प्रेम की भावना से आप बात करेंगे तो वह ईर्ष्या द्वेष करना आपसे बंद कर देगा और बड़े भाईचारे के संबंध से वह रहेगा, आपस में भाईचारा का संबंध बनाए रखेगा। धन्यवाद सभी छात्रों।